है, आ जाओ। लिखने की शिक्षण विधि में पेस्टोलॉजी विधि, अगर तुम पेस्ट ना करो तो क्या रहेगा, तो क्या होगा, अगर तुम पेस्ट ना करो तो कोई तुम्हारे पास आएगा नहीं, तो तुम्हारे साथ घूमेगा नहीं। तो पेस्टोलॉजी ने भ्रमण विधि, शैक्षिक भ्रमण विधि की खोज की थी। किससे जुड़े हुए पेस्टोलॉजी, आप कहोगे शैक्षिक भ्रमण विधि से। किससे जुड़े हुए हैं, आप कहोगे शैक्षिक भ्रमण विधि से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। शैक्षिक भ्रमण की विधि। अब बताओ, कुछ बोल रहे हैं डी और कुछ कह रहे हैं बी। वर्णों के छोटे छोटे खंड कर उन खंडों का योग बनाना, गत्ते आदि पर बने वर्णों पर अंगुली घुमाना, पहले पढ़ना फिर वर्ण लिखना, और शाम पट्टे पर वर्ण को देख देख कर लिखना। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। तो जिन्होंने भी ए बताया अपनी पीठ तक तपाओ। वर्णों के छोटे छोटे खंड पर उन खंडों का योग करना, तो आप और हम सब नहीं करते हो, ये पेस्टोलॉजी विधि होती है लिखने में, कि आप ऐसे करते हो अ प्लस ज प्लस ग प्लस र। तो ये वर्ण आपने सीखे वर्णमाला में से, और अब आप इसको जोड़ोगे अजगर, फिर करोगे, आप पढ़ोगे न ट ख ट नटखट, ये वाला मामला। ये चंकिंग की बात करते हैं पेस्टोलॉजी में। मनोविश्लेषण का मानना है कि एक प्राथमिक साधन है जिसके द्वारा ईगो इड पर छाया रहता है। एक प्राथमिक साधन है जिसके द्वारा ईगो इड पर छाया रहता है। ईगो इड पर किसके माध्यम से, किसके माध्यम से छाया रहता है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ओम नमः शिवाय ओम। हाँ कटहल, कटहल वाला की तो बनोगे यहाँ पे। देखो, मनोविश्लेषण का मानना है कि एक प्राथमिक साधन है जिसके द्वारा ईगो, ईगो इड क्या है, इड मैंने आपको बताया जानवर है, इदम क्या है जानवर, और ईगो क्या है मानव है, समझदार। तो ईगो इस जानवर को कंट्रोल करता रहता है, किसके माध्यम से करता है, सुपर ईगो के माध्यम से, नहीं 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 नहीं। प्लेजर, प्लेजर तो जानवर को पसंद है, उसके माध्यम से नहीं, द्वंद के माध्यम से या दबाव, दबाव के माध्यम से बताएंगे। तो बोले प्राथमिक साधन है जिसके माध्यम से ईगो इड पर हावी रहेगा। देखो, ईगो ही समझदार है इन तीनों बहन भाइयों में। सुपर ईगो अलग लेवल पे गीत गाता है, और इड तो जानवर है ही, मलेच करता है, रिप्रेशन दबा देता है। ईगो बार बार, क्योंकि ईगो किससे जुड़ा हुआ है, तो आप कहोगे ईगो ना सामाजिक है। ईगो किससे जुड़ा हुआ है, समाज से जुड़ा हुआ है। चार लोग क्या कहेंगे, ये ईगो बोलता है, कोई नहीं बोलता कि चार लोग ये कहेंगे। वो मम्मी नहीं बोलती है, मम्मी के अंदर का ईगो बोल रहा है, जो बचपन में सेट हो गया एकदम, मोह माया, ठीक है ना। वो चार लोग ईगो, ईगो बताता है, ईगो पकड़ लो अपना अपना, वो बता देगा चार लोग कौन है। अंतर्मुखता और बहिर्मुखता, या तो व्यक्ति इंट्रोवर्ट ही होगा या एक्सट्रोवर्ट ही होगा, यानी बायपोलर सिद्धांत की बात हो रही है। तो बायपोलर सिद्धांत आपका किसके द्वारा दिया गया था, व्यक्तित्व का द्विमुखी सिद्धांत, द्विमुखी व्यक्तित्व का बायपोलर सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, बायोपोलर सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, आपसे इसकी बात कर रहे हैं। बायोपोलर सिद्धांत तो आपका हेंस आइजेंक लेकर आए थे, कैटल लेकर आए थे, आरबी कैटल, व्यक्तित्व के लेकर, एक तो 16 पीएफ इनकी है, उसके अलावा ये शील गुणों की बात करते हैं, शील गुण है ना, कि हमारे व्यक्तित्व का पता लगा सकते हैं शील गुण के आधार पर। ऑलपोर्ट भी शील गुण की बात करते हैं, शील गुण की बात करते हैं, शील गुण। कार्ल रोजर्स अनुभव जन्यता की बात करते हैं। तो कौन सा रहेगा बताओ, मतलब क्या लग रहा है आपको, अंतर्मुक्ता बहिर्मुक्ता, अंतर्मुक्ता बहिर्मुक्ता, इंट्रोवर्ट होगा या फिर एक्सट्रोवर्ट होगा, और दोनों चीजें अति में होंगी। आइजेंक, किसका, आइजेंक का है कि या तो व्यक्ति इंट्रोवर्ट होगा या एक्सट्रोवर्ट होगा, या तो स्नायु स्थिरता होगी या मनोविदालिता होगी, अति अत्यधिक भयंकर होगी, ठीक है ना। और अगर कहा जाए इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट की व्यक्तित्व के प्रकार किसने बताया, तो आप कहोगे इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट उभयमुखी, ये युंग ने बताया। किसने बताया, युंग ने। युंग ने मनीष क्या दिया था, इंट्रो एक्सट्रो प्रकार बताए थे, इंट्रो एक्सट्रो और एम्बीवर्ट उभयमुखी, एम्बी तो उभयमुखी है ना, बहिर्मुखी, अंतर्मुखी, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। ये इन्होंने भैया जी ने क्या बताए थे, इन्होंने प्रकार बताए थे युंग ने। लेकिन ये डैश लगाकर दे दे जब तुम्हें कि या तो व्यक्ति अंतर्मुखी होगा या फिर बहिर्मुखी होगा, और या अगर अति होगी तो इंट्रोवर्ट होगा, अति होगी तो एक्सट्रोवर्ट होगा। तो इसके बीच की जो अंतर है मामला,
उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये आइजेंक का है। किसका है? आइजेंक का है। जो भैया, निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण है कि प्रेरणा क्या है? बेस्ट एग्जांपल बताओ, प्रेरणा क्या है? ये मत कहना प्रेरणा तो जी मारे मामा की छोरी है? घणो चोखो दाल बाटी चूरमा बनाए। बताओ प्रेरणा। देखो मैं साइड हो गई, तुम प्रेरणा दे दो भैया। बताओ। छात्र ए आगामी स्कूल के बारे में भावुक है और अच्छा करना चाहता है। अच्छा। छात्र बी एक्टिव है, अपने गणित वर्ग में अच्छा करने के लिए उच्च लक्ष्य निर्धारित करता है, काफी प्रयास के साथ बना रहता है और क्लास में अच्छे नंबर प्राप्त कर लेता है। छात्र सी वह क्या पूरा करना चाहता है, इस काम पर ध्यान केंद्रित करता है कि मैं क्या पूरा करना चाहता हूं, इस पर है। ठीक है। छात्र डी, छात्र डी क्या कह रहा है? छात्र डी ये है कि करती है उसे शैक्षिक कार्य के बारे में सकारात्मक भावनाओं का अनुभव करती है। और ई आपका ये है। कौन सा है? बिल्कुल सही है। बी एक्टिव है और अच्छा करने के लिए उच्च लक्ष्य निर्धारित करता है, काफी प्रयास के साथ बना रहता है। प्रेरणा आपको मोटिवेट करती है काम करने के लिए। प्रेरणा आपको क्या करती है? काम करने के लिए मोटिवेट करती है। क्या करती है? हर क्यों का कारण है, तो वो काम क्यों कर रहा है, तो उसके पीछे का कारण क्या है? प्रेरणा है। तो एक्टिव है, लगा रहता है, काफी प्रयास के साथ करता चलता है। अगर बाह्य प्रेरणा एक अंत की युक्ति है तो आंतरिक प्रेरणा क्या है? बाह्य प्रेरणा क्या है? जैसे तुम लोगों की बाह्य प्रेरणा है कि जॉब लगवाओ यार, हमारी तो बाह्य प्रेरणा क्या है तुम्हारी? जॉब। क्यों? क्योंकि जॉब मिलेगी तो क्या मिलेगी? इज्जत। जॉब मिलेगी, इज्जत मिलेगी तो क्या मिलेगा? ब्याह होगा, ब्याह। लड़की मिलेगी, है ना? विवाह होगा, दूल्हा मिलेगा, दुल्हन मिलेगी। और साथ में क्या मिलेगा? दहेज भी मिलेगा, है ना? ये भी तो मामला है तुम्हारा, दहेज मिलेगा। तो ये सारा कारण है। तो ये बाह्य प्रेरणा है। तो बाह्य प्रेरणा क्या होती है? अंत होती है, ये प्राप्त करना है तुम्हें तो अंत है कि ये चाहिए बस। कि क्या चाहिए? जॉब चाहिए। जॉब क्यों चाहिए? इज्जत मिलेगी। इज्जत क्यों चाहिए? कि भैया इज्जत मिलेगी तो फिर घर वाले थोड़ा लाइटली नहीं लेंगे, बहुत स्ट्रांगली लेंगे, ब्याह कराएंगे। ब्याह कराएंगे, दहेज मिलेगा। दहेज में मिलेगी गाड़ी, फॉर्च्यूनर। ठीक है ना? हाँ, बढ़िया तरीके का। और साथ में ब्याह करते ही तमाम जीवन की कलेस मिलेंगी, वो तुम देखते नहीं हो। ठीक है ना? हाँ। और फिर सैलरी भी मिलेगी। सैलरी मिलेगी, फिर हम जाया करेंगे पटना घूमने के लिए। सैलरी मिलेगी तो पटना में मूवी देखेंगे। पटना पटना में क्या देखेंगे? मूवी देखेंगे, है ना? हाँ। और ये तो उनके लिए जो बीपीएससी में सेलेक्ट होके बैठे हैं, है ना? और जो राजस्थान में जिनका हो जाएगा वो जोधपुर में, वो जयपुर में जाके घूमेंगे, वो जयपुर में मूवी देख रहे होंगे, है ना? जयपुर में कौन सा है वो एक बहुत बड़ा थिएटर है, क्या नाम है? राजमहल थिएटर करके, है ना? तो वो उधर जाके मूवी देखेंगे। तो राजस्थान में सैलरी ना कम रहती है। उत्तर प्रदेश के मुकाबले राजस्थान की सैलरी बहुत कम है, मैं आपको बता दूं। लेकिन राजस्थान की जॉब ना चैन की बंसी है, क्योंकि वहां ना एजुकेशन का, हाँ राजमहल, वहां ना एजुकेशन का मामला बहुत शानदार है। वहां बच्चे ना पढ़ने में, पेरेंट्स भी पढ़ने में बहुत फोकस करते हैं। तो गवर्नमेंट स्कूलों में भी पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। तो आपको वहां अच्छा लॉट मिलेगा। हालांकि सैलरी यहाँ से कम रहती है भैया, है ना? गुलाबी शहर। अब बताओ, जल्दी बताओ। सी बता रहे हो शुरुआत और अंत है, अपने आप में एक अंत है। बी है, बिल्कुल। आंतरिक प्रेरणा क्या है? शुरुआत नहीं है भैया। आप प्रेरित हो, प्रेरित क्या है? आप किसी काम को क्यों कर रहे हो, तो कोई तो अंत होता होगा। तो आंतरिक प्रेरणा अपने आप में अंत है कि मैं जिज्ञासा के लिए पढ़ रहा हूँ, तो या मैं आनंद के लिए पढ़ रहा हूँ, या मैं अपनी समझ बढ़ाने के लिए पढ़ रहा हूँ। तो ये अपने आप में ही एक अंत है कि समझ बढ़ाने के लिए पढ़ रहे हो तो समझ बढ़ाती चल रहे हो, बढ़ाती चल रहे हो, बढ़ाते चल रहे हो। तो ये अपने आप में एक अंत रहता है। प्रश्न है ये। एक व्यवस्थित विज्ञान जो खुद और वातावरण के साथ समायोजन को प्राप्त करने के लिए नियम, कानून और सिद्धांत प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं? एक ऐसी साइंस जिसमें आप खुद को एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट करने के लिए नियम, कानून और सिद्धांत प्रदान करते हो, आप उसे क्या कहते हो भैया? क्या कहते हो आप उसे? ये बताएंगे उसे क्या करना? समायोजन को प्राप्त करने के लिए नियम, कानून और क्या सिद्धांत प्रदान करता है। खुद के और वातावरण के साथ एडजस्टमेंट करने के लिए नियम, कानून और सिद्धांत प्रदान करता है, रूल्स प्रोवाइड कराता है, क्या बोलते हो? मैंने कहा ना, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप पहली बार सीखोगे यहाँ पर। तो इसे कहते हो दिमागी आरोग्यता। बिल्कुल श्रीधि, दिमागी आरोग्यता। तो ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे। एक समायोजन तंत्र में अतीत, वर्तमान और प्रस्तावित व्यवहार के अनुमोदित कारणों में तार्किक और सामाजिक रूप से सोचना शामिल है। जब आप लॉजिकल वे में सोचते हो, लॉजिकल वे में, तार्किक
और समाज का भला हो ऐसे सोचते हो, और आप अपने पास्ट को और प्रेजेंट को और फ्यूचर में किस तरीके से व्यवहार करना है इसको एडजस्ट करते हो, तो इसे क्या कहते हो भैया? बहुत आसान है। इसे मतलब होता है कि अंगूर खट्टे हैं, और रहता है ना आपका अंगूर खट्टे हैं, कि जो चीज मिली नहीं, तो आपने ना उसको अपने आप को एडजस्ट करने के लिए समाज के साथ में बिना किसी दिक्कत के लिए आपने उसके लिए उसी पर दोष डाल दिया कि अरे मेरे को तो ये चाहिए ही नहीं था, मेरे को तो ये चाहिए ही नहीं था। प्रतिगमन क्या होता है? रिग्रेशन क्या होता है? पास्ट में लौट जाना, उसमें आप तर्क नहीं लगाते हो। स्कूल की संगठनात्मक स्थापना बच्चों के अधिगम को प्रभावित करती है। ये पहलू उस श्रेणी से संबंधित है, बताएंगे। स्कूल की इंफ्रास्ट्रक्चरल जो स्थापना है, स्कूल की इंफ्रास्ट्रक्चरल जो स्थापना है, वो बच्चों के अधिगम को प्रभावित करती है। आप बताएंगे कि यह पहलू उस श्रेणी से संबंधित है। तो स्कूल की जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है ना, ऑर्गेनाइजेशनल जो सेटअप है, वो बच्चे को प्रभावित करती है। तो बताएं किससे संबंधित, आप इसको बताएंगे। बताएंगे भैया कि स्कूल फैक्टर होगा, क्योंकि स्कूल की संगठन कैसा है, इसमें संगठन में कौन कौन शामिल है स्कूल में, जैसे क्या परिवार को, समुदाय को शामिल किया गया है, समुदाय को, और क्या माता पिता को शामिल किया जा रहा है एक्टिविटीज में। तो ये सब किस में आता है? सामाजिक फैक्टर में आता है, स्कूल के में। आओ भैया, निम्न स्थितियों में से कौन समायोजन को बढ़ावा देगी? कहां पर समायोजन को बढ़ावा मिलेगा? समायोजन को कहां पर बढ़ावा मिलेगा बताओ। होगा जब बच्चा किसी भी तरीके की भय और चिंता से मुक्त होगा, तब कर पाएगा। ठीक है ना, तब कर पाएगा बच्चा। मैम पुलिस में 6 नंबर है और चिंता से मुक्त होगा तभी बढ़िया कर पाए। एक टीचर के रूप में आपने अपने बच्चों से हमारे जीवन पर प्रदूषक के प्रभाव को समझाने के लिए एक निबंध लिखने के लिए कहा। मतलब एक टीचर के तौर पर आपने कहा कि यार ये जितने भी पॉल्यूटेंट होते हैं, है ना, है ना, जितने भी पॉल्यूटेंट होते हैं, ये सब प्रदूषक जो है वो हमारे जीवन पर क्या प्रभाव डालते हैं, इस पर निबंध लिखो। इस कार्यभार से ब्लूम के वर्गीकरण के कौन से संज्ञानात्मक स्तर की व्याख्या की गई है? प्रभाव को समझाते हुए निबंध लिखना है। तो बताओ बच्चा का क्या यूज कर रहा है? ज्ञान रटेगा, रटेगा तो कैसे बता देगा भैया? हमारे जीवन पर क्या प्रभाव हो रहा है, समझ, एप्लीकेशन या विश्लेषण। बहुत प्यारा है, बुद्धि लगा के करना भैया। हमारे जीवन पर क्या प्रभाव डालते हैं? जब भी प्रैक्टिकल लाइफ की बात आए, प्रैक्टिकल लाइफ की हमारे जीवन की बात आए, तो अप्लाई करना है बाबू, गुड्डा, अप्लाई की बात है। तुम सारे के सारे बता रहे हो समझ, समझ ठीक है, समझ से भी एक ऊपर है कि प्रदूषण का क्या असर पड़ता है। जब बात आ जाए हमारे जीवन, जैसे क्वेश्चन आए कि बच्चे ने पढ़ने के बाद बताया कि अगर उसके घर में चोरी हो, उससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है अगर आपके घर में चोरी हो जाए तो आप किस पुलिस थाने में उसकी रिपोर्ट दर्ज कराएंगे? तो अप्लाई कर रहा है यार, अगर आपके घर में चोरी हो जाए तो निजी जीवन में अप्लाई करें। अप्लाई कर रहा है ना, तो ये एप्लीकेशन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? एप्लीकेशन की बात कर रहा है। तो इस बात को समझना। ये मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई है, ये इसको देख लेना, क्योंकि आता तो ब्लूम सभी में है। शॉर्ट वीडियो बनाई हुई है टीचिंग एग्जाम TWA पर, और वहां सूची का उपयोग करके, मतलब आपने एक प्रॉपर परीक्षण रखा, जांच सूची रखी, उसका प्रयोग करके बच्चे की बुद्धि, व्यक्तित्व और क्लास के व्यवहार के बारे में जानकारी इकट्ठी की। इस प्रोसेस को क्या कहते हो? आपने क्लास के बारे में जानकारी इकट्ठी की, इसको क्या कहते हो? गरीब टीचर कुछ खा ना ले। बहुत पक्षपात करते हो तुम। क्या बताया? आकलन, कुछ बच्चे आकलन बता, डी कौन बता रहा है? अच्छा सारे ही होते हैं? अरे यार ऐसे थोड़ी ना हो सकता है, सारे हो सकते हैं। नहीं, इसे बोलते हो असेसमेंट। असेसमेंट व्यवहार। अब जैसे मैंने बोला एनेक्डोटल रिकॉर्ड, एनेक्डोटल रिकॉर्ड आकलन में आता है, असेसमेंट में आता है। किस में आता है? आकलन में आता है, असेसमेंट में आता है। ठीक है साहब। इसके अलावा रेटिंग लिस्ट की बात आए, प्रॉपर परीक्षण हुई, सब आकलन में आते हैं। किस में आते हैं? आकलन में। क्या आता है? मापन में यार नंबर आते हैं, नंबर, अंक की बात करते हैं, उसमें व्यवहार की बात करते ही नहीं है। मूल्यांकन में दोनों चीजें शामिल होती हैं, अंक भी और आपका गुणात्मक रूप से क्या मामला है वो भी। कल इसके पूरा डिफरेंस समझना बहुत। कौन सा प्रक्षेत्र ब्लूम के वर्गीकरण में नामित नहीं है? कौन सी चीज ब्लूम की टेक्सोनॉमी में शामिल नहीं है? नहीं है। संज्ञानात्मक, क्रियात्मक, अफेक्टिव, भावात्मक या साइकोमोटर, कौन सा नहीं है? पहले कुछ और नाम हुआ करता था, अब नाम बदल दिया गया है, तो कौन सा नहीं है?
डी है भैया साइकोमोटर, यहाँ दे रखा है, यहाँ हिंदी में क्या दे रखा है, मनोप्रेरणा। तो बहुत अच्छे से बताना कि कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है, बहुत अच्छे से बताना भैया। बहुत कैप है तुम्हारे पास, कैप। कॉग्निटिव, कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक, क्या कहेंगे, कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक। फिर अफेक्टिव, अफेक्टिव यानी क्या, तो अफेक्टिव में आप कहोगे, अफेक्टिव का मतलब होता है आपका भावात्मक, क्या कहोगे, भावात्मक। और फिर आता है पी से साइकोमोटर, क्या आता है, साइकोमोटर आता है। साइकोमोटर, पहले इसे मनोगत्यात्मक इसे बोलते हो आप, मनोगत्यात्मक आज कहते हो, तो डी तो है। और पहले इसे कॉग्निटिव कहते थे, पहले क्या कहते थे, कॉग्निटिव। तो है तो सारा का सारा सही। तो ऐसी स्थिति में इसमें ना फ्री के नंबर मिले थे, इसमें क्या मिले थे, फ्री के नंबर मिले थे। तो कौन सा नहीं है, तो सारे सही हैं। तो आप कहोगे सारे शामिल हैं, सारे शामिल हैं, क्या कहोगे, सारे शामिल हैं। तो यहाँ पर फ्री का नंबर दिया जाएगा ऐसे क्वेश्चन में, है ना। हाँ, तो अब फ्री का नंबर दिया जाएगा, सभी को दिया जाएगा। कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के ढांचे का सिद्धांत नहीं है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 की 5 गाइडिंग प्रिंसिपल हैं, कौन सा नहीं है। स्कूल से बाहर जीवन को ज्ञान से जोड़ना है भैया। परीक्षा को लचीला और क्लास जीवन में एकीकृत बनाना, परीक्षा लचीली और क्लासरूम की टीचिंग से जुड़ी हुई हो। अधिगम की रटना विधि को सुविधाजनक बना देना, रटने को तो अवॉइड ही करना है, रटने को तो क्या करना है, अवॉइड ही करना है, क्या कहेंगे, रटने को अवॉइड ही करना। आज के अकॉर्डिंग बी हो जाएगा, लेकिन काट तुम बी को भी नहीं सकते बेटा जी। एक बच्चा अपनी पूरी हथेली का उपयोग करके, पूरी हथेली का उपयोग करके वस्तु को पकड़ता है। धीरे धीरे वृद्धि और विकास के रूप में बच्चा अंगुलियां और अंगूठे का उपयोग करके चीजों को उठाने लगता है। पहले तो पूरी हथेली का उपयोग करता है, फिर अंगुलियां अंगूठों को भी उठाता है। इस तरीके की प्रगति को क्या कहते हो भैया आप, सिफेलोकॉर्डल, प्रॉक्सिमोडिस्टल, व्यापक से विशिष्ट कार्यवाही या अनियमित प्रगति कहते हो, क्या कहते हो, बहुत शानदार, इसे बोलते हो प्रॉक्सिमोडिस्टल। पहले पूरी हथेली का प्रयोग कर रहा है तो बड़ी मांसपेशियों का, यानी ग्रॉस मोटर्स का प्रयोग कर रहा है, ग्रॉस। फिर उसके बाद क्या कर रहा है, फिर फाइन मोटर्स का प्रयोग कर रहा है, यानी पहले आपका स्थूल कौशल का प्रयोग कर रहा था मांसपेशियों का, फिर सूक्ष्म का प्रयोग करने लग गया, क्या करने लगा, सूक्ष्म का प्रयोग करने लगा। तो ये वाला मामला हो जाएगा। तो क्या रहेगा, प्रॉक्सिमोडिस्टल रहेगा। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है, कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं, बताइए कौन सा भाग नहीं है। शिक्षण अनुभव होते हैं कि अधिगम अनुभव होते हैं, बताइए, या मूल्यांकन होता है, तो बताइए कौन सा नहीं है ना। सी डी, शानवी ये करा हुआ क्वेश्चन है, ऐसे नहीं कह सकते कि सी और डी में तो कोई सा तो होगा, ऐसे नहीं करना कि सी और डी में कौन सा तो होगा। देखो कुछ बता रहे हैं सी, कुछ बता रहे हैं ए। हाँ, शिक्षण अनुभव नहीं होता है, क्या शिक्षण अनुभव नहीं होता है, लर्निंग के एक्सपीरियंस होते हैं बच्चों के। शैक्षिक उद्देश्य टीचर डिसाइड करता है, मूल्यांकन करता है क्योंकि मूल्यांकन की ही प्रक्रिया है। और फिर उसके बाद बच्चों के क्या अनुभव आए वो देखते हैं, टीचर के अनुभव नहीं देखते हैं। और इंद्रावती, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती, किसने कहा था, बहुत प्यारा है, वुडवर्थ ने कहा था। किन्होंने कहा था, वुडवर्थ ने कहा था कि वातावरण वो बाहरी शक्ति जो जीन्स को छोड़कर आपको प्रभावित करती है, उसको आप क्या कहते हो, एनवायरमेंट कहते हो। हाँ, नई प्रॉब्लम की खोज रोज डे टू डे लाइफ की, और उसका उपचार करना, और उसका क्या करना, बहुत बढ़िया, और उसका उपचार करना, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत। अरे क्या बात है, अरे तुम तो बाबूजी लोग हो यार, बात बात ही नहीं। जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास होता है किस एज तक। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा भी अगर लॉजिक लगाया हुआ है जीन पियाजे का, तो आप 2 मिनट में बता दोगे कि तर्क की अगर मैं बात करूं, जिज्ञासा तो पहले ही पैदा हो जाती है, लेकिन तर्क के साथ ऑब्जर्व करने की शक्ति कब पैदा होगी, 7 साल, 11 साल, 9 साल, 6 वर्ष कब होगी। तो ऐसे क्वेश्चन जो है ना वो जबरदस्त आते हैं। थ्योरी कल पढ़ाई जाएगी, कल यानी 22 दिसंबर